हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 चालू करा जा रहा है। कौन से वाले बैच का? सीए इंटर लेवल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो नए सिलेबस में जो कि मई 24 ऑनवर्ड्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, वहाँ पे पेपर नंबर 3 निकल के आता है विच इज टैक्सेशन। और टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे दो पार्ट्स हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, दोनों के दोनों आपको पढ़ने हैं और दोनों ही अच्छे से क्रैक भी करने हैं। तो वो क्रैक करने के लिए पेपर नंबर 3 में दोनों ही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी, पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस में निकल के आता है। और वो पढ़ने के प्रोसेस में हम करने क्या वाले हैं, पहले हम जीएसटी कवर करेंगे, क्यों, कंपैरेटिवली छोटा निकल के आता है, ज़्यादा स्कोरिंग निकल के आता है। एंड देन आफ्टर वी आर डन विद जीएसटी, उसके बाद हम इनकम टैक्स को चालू करेंगे। वो भी उतनी ही डिटेल में पढ़ेंगे, उतने ही मजे के साथ पढ़ेंगे। दोनों में अलग अलग टाइप के मजे आने वाले हैं आपको, दोनों में अलग अलग टाइप की इवेजन के बारे में बात करी जाती है, अलग प्रोसीजरल चीज़ें निकल के आती हैं, सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। एंड ये करने के प्रोसेस में जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो अकेले वो नहीं होने वाली चीज़ें जो आपको सिलेबस के अंदर बताई जा रही हैं, आईसीएआई के मॉड्यूल में लिखी हुई हैं कि ये आपको पढ़ाया जाएगा। वो चीज़ें समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको जो जो चीज़ें बताई जानी चाहिए, जो जो इवेजन की चीज़ें बताई जानी चाहिए, टैक्स प्लानिंग की टेक्निक्स मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली यूज़ करी जाती हैं, वो बताई जानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बताने के टाइम पे देखिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जिनका सिलेबस से कोई लेना देना है ही नहीं। वही चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको कहीं ना कहीं सिलेबस के टॉपिक्स को लर्न करने में, समझने में, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करें। और वो आप देखेंगे भी कैसे वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। तो वो सब आपको बताना समझाना मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपको उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करा जाएगा, कैसे करा जाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, लेक्चर्स जो भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं ऑर्डर में देखते जाइए, सब कुछ सीखते जाइए जो जो आपको बताया जा रहा है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स आप ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर कंटेंट है वो तो आपको समझ आ ही गई हैं, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पता चल गया है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी होने वाली है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको चीज़ें समझ आने वाली हैं कि आपको रट्टू तोते की तरह ये नहीं बताया जाएगा कि बस इस चीज़ को समझ लीजिए, ऊपर ऊपर से देख लीजिए, पेपर में लिख के आ जाइए, मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स कैसे फेच करने हैं वो भी देखेंगे, और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना कैसे है कि भाई ये टैक्सेशन जो इतना ज़्यादा चेंज होता रहता है, अभी आप क्लासेस ले रहे हैं, कल को जाके 6 साल के बाद जो भी लॉ चेंज होके जितनी भी चेंजेस निकल के आए हैं उनको अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद से समझ पा रहे हैं, उस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। आपको किसी और टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कल को जाके कि चेंजेस आ गए हैं दोबारा कोई समझा दे। आपको खुद आना चाहिए। आप इवेंचुअली क्या बनना चाह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो वो बनने के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए पढ़ाई को चालू कर देंगे। सिलेबस आपको आपके सामने दिख रहा होगा, किताबें आपके पास पहुंच चुकी होंगी। सीधा पढ़ाई नहीं करने वाले, लेकिन हम पढ़ाई करवाने से पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है दैट की जो मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड करा गया है, जहां से हम अगले 200 से 250 घंटे के बीच में पढ़ने वाले हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों मिला के इतना टाइम हमें लगेगा। तो ये 200 से लेकर 250 घंटे जो आप अपने मुझको देने वाले हैं, वो देने से पहले आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो भी मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे 100% कवरेज होने वाली है सिलेबस की, ताकि कल को जाके प्रोबेबली 80 आवर्स 100 आवर्स इनटू द कोर्स आप ये नहीं होने लग जाएं कि भाई इस मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल तो नहीं है जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, क्या आईसीए के स्टडी मैट में जो भी लिखा है वो यहाँ पे कवर्ड है नहीं है, आप चार चार मटेरियल चेक कर रहे हैं, ब्राउज थ्रू कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो नहीं होना चाहिए। तो डे 1 पे ही मल्टीपल चीज़ें मैं आपको बैच के बारे में बताने वाला हूँ जो कि क्या करेंगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर देंगी कि हाँ जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो 100% कवरेज हमें दे देगा, एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाला है। तो चलिए बैच के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर सब्जेक्ट जो निकल के आता है हमारा यानी कि जीएसटी, उसको भी चालू कर देंगे। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ वो क्या निकल के आती है, ये जो हम स्टडी मटेरियल जिससे भी पढ़ाई करने वाले हैं वो पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट स्टडी मटेरियल होने वाला है। क्यों? क्या मैं यहाँ पे बोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे बढ़िया स्टडी मैट कोई भी नहीं बना सकता? नहीं। समझिए, मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये बेस्ट स्टडी मटेरियल क्यों है, ये बनाया कैसे गया है, एक पल के लिए उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने करा क्या है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें लिखी मिलेंगी ना मेरे वाले स्टडी मटेरियल के अंदर, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने खुद अपने मन से लिखा है। ये वही चीज़ें हैं जो कि आईसीए ने आपके स्टडी मटेरियल में डाल रखी हैं, यानी कि आपके सिलेबस का पार्ट बना रखी हैं। तो दिमाग में एक क्वेश्चन उठ के आना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली वही चीज़ें जो आईसीए ने आपके स्टडी मटेरियल में डाल रखी हैं वही मुझे आपको पढ़ानी थी तो सीधा वही से पढ़ा देता, अलग से मटेरियल बनाया है क्यों गया? देखिए, अलग से मटेरियल बनाने के पीछे एक बहुत बेसिक सा रीज़न निकल के आता है। आप आईसीआई के स्टडी मैट को अगर खोल के देखेंगे, आईसीआई का जो इनकम टैक्स का और जीएसटी का दोनों का स्टडी मैट निकल के आता है, खोल के देखिएगा, दोनों के नंबर ऑफ पेजेस को अगर आप एडअप करेंगे तो रफली आपको दिखेगा 2200 पेजेस, इतने पेजेस का मटेरियल निकल के आ जाता है आईसीआई के स्टडी मैट का। सोच के देखिए, जहां पे आपको इतने सारे पेपर्स ऑलरेडी देने हैं वहां पे टैक्सेशन में आपको दिखता है 2200 पेजेस के आसपास का मॉड्यूल निकल के आता है जो कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, पेपर में बेसिकली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड देन एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ पाएगा? नहीं। वो नंबर ऑफ पेजेस को देख के ही, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल को देख के ही दिमाग कहीं ना कहीं गिव अप कर देता है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। या तो आप गिव अप कर देंगे या फिर आप जो कम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कम अच्छे से अपना एफर्ट पुट इन कर रहे होंगे, उसको जस्टिफाई करने लग जाएंगे कि ठीक है यार इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं, कौन ही पढ़ सकता था,
मैं तो नहीं पढ़ पाता। लेकिन जब उसको ढंग से प्रेजेंट करा जाता है वही मटेरियल को, और आपको दिखता है 400 से लेके 440 पेजेस में, 450 पेजेस मोटे मोटे तौर पे, इसमें इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के दोनों आपके मिला के कवर हो जाते हैं। जब ये दिखने लग जाता है कि सिलेबस इतना सा ही निकल के आ रहा है, तब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है, 100 मार्क्स के लिए इतनी प्रिपरेशन करना ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और वो ही यहाँ पे करा गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आईसीए का स्टडी मटेरियल मोटे मोटे तौर पे 2200 पेजेस का निकल के आ रहा है, और मेरा वही मटेरियल उतना ही सिलेबस कंटेन करने वाला मोटे मोटे तौर पे 500 पेजेस का निकल के आ रहा है, उससे भी कम का निकल के आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, क्या मैंने चीज़ें काटी हैं? क्योंकि ये भी गप्पे तो नहीं मार रहे होंगे मॉड्यूल के अंदर, ये भी कोई चुटकुले तो आपको सुना नहीं रहे। इन्होंने भी सिलेबस की चीज़ें डाली हुई हैं, मैंने भी सिलेबस की चीज़ें डाली हुई हैं। तो इनके मटेरियल में 2200 पेजेस मोटे मोटे तौर पे क्यों बन रहे हैं और मेरे में 500 कैसे बन पा रहे हैं? ये बीच के 1700 पेजेस में ऐसा क्या है जो कि मैंने गायब कर दिया? मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1700 पेजेस में क्वेश्चंस हैं। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया, प्रोविजन आपको पढ़ाया गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस जो भी निकल के आते हैं वो आपको आईसीए के स्टडी मैट में देखेंगे। मेरी बुकलेट में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। अगेन एक और क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है, क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने हटा दिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर से एक दिन पहले आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है। थोड़ा आपको आइडिया होगा, सीए के एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे एक एग्जाम होगा, फिर आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर एक एग्जाम होगा, एक दिन की छुट्टी मिलेगी, ऐसे चलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे एग्जाम देने के बाद अगले एग्जाम से पहले आपको 1.5 दिन के आसपास का टाइम मिलता है रिविजन करने का। वो 1.5 दिन में क्या आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी सारे सिलेबस को देखेंगे, प्रोविजन को समझेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बिंदास करिए जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पेपर से 1.5 दिन पहले क्वेश्चन आपको नहीं देखने होते, टाइम भी नहीं होता वो करने का। पेपर से 1.5 दिन पहले क्या करना होता है? जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना होता है, रिकैपिचुलेट करना होता है। तो वहां पे मेंटली अगर आपको ये दिख रहा है, आपके दिमाग को पता है कि भाई मुझे 2200 पेजेस पढ़ने हैं, चाहे वो 2200 पेजेस में 1700 पेजेस का आपका क्वेश्चन का कंटेंट है जो आपको देखना भी नहीं है, आपको अगर लगेगा ना कि मुझे 2200 पेजेस ब्राउज थ्रू करने हैं, मेंटली गिव अप बहुत जल्दी मार जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही क्वेश्चन साइड करके अलग से आपको 400 पेजेस का, 500 पेजेस का मॉड्यूल दे दिया जाए और बताया जाए प्रोविजन इतने से ही है, मेंटली आपको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ यार ये तो मैं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से किताब लाओ, देखता हूँ और उसके बाद एग्जाम दे के आता हूँ। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट फूलिंग योर माइंड कि हाँ तू कर सकता है ये वाली चीज़। अगर आप दिमाग को ये कम्युनिकेट कर पाएंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करा गया है? अगेन मॉड्यूल को समझिए जो कि आपको क्लास में प्रोवाइड करा गया है। प्रोविजन जितने भी निकल के आते हैं, लैंग्वेज को नहीं काटा गया है। ऐसा नहीं करा गया कि आईसीए के मटेरियल में कोई और ही लैंग्वेज है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दे दिया। वो अगर मैं करूंगा तो आपके साथ में गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आईसीए ने जो भी लैंग्वेज यूज कर रखी है पेपर के अंदर आपको वही यूज करके आनी चाहिए। आइडियली थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को पढ़ाने के टाइम पे ट्वीक नहीं करना चाहिए। आईसीए ने आपको ये पढ़ाया, मैंने ट्वीक करके ये आपको दिखा दिया अपनी बुक के अंदर, आप पेपर के अंदर ये लिख के आ रहे हैं, मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो आईसीए ने जो आपको पढ़ा रखा है, मैंने भी वही लैंग्वेज आपको बुक के अंदर प्रिंट करके दे रखी है, आप वही पढ़िए, वही लैंग्वेज को पढ़िए, एंड देन थोड़ा बहुत ट्वीक करके ये भी अगर आप लिख के आएंगे, 70% भी उसका लिख के आ जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो लैंग्वेज को ट्वीक नहीं करा गया है, सिलेबस को कम नहीं करा गया है। ये नहीं आईसीए की बुक के अंदर कुछ सिलेबस है, मुझे लग रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो, हटा दो, नहीं। एज अ टीचर मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आपको सब कुछ पढ़ाया जाए और उसके बाद अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो कॉल आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए कि मुझे जो भी सही नहीं लग रहा था, मुझे कोई भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मुझे पता था कि ये आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, तो आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए मैंने वो टॉपिक खुद ही उड़ा दिया और पेपर में बाई चांस वही आ गया। तो ये आपके साथ गलत होगा, वो मैं नहीं करने वाला। आईसीए के सिलेबस में जितनी भी चीज़ें कवर्ड हैं मैं सारी की सारी आपको कवर करवाने वाला हूँ, एंड सारी की सारी क्लास के अंदर कवर होंगी। डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, और पेपर में आए ना आए, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एंटर इनटू कर रहे हैं आप, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके सिलेबस में डाली गई है तो किसी रीज़न के साथ डाली गई है, इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार होता क्या है, लोग सीए बन जाते हैं, रट्टे मार मार के बन जाते हैं। वैसे रट्टे मार के सीए बनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एक पल को अगर आप बन भी गए रट्टे मार मार के सीए, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सीए बनने के बाद जो भी काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जॉब में अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों? नॉलेज आपको नहीं होने वाली, और नॉलेज अगर नहीं होगी तो डिग्री एक पल के लिए काम आपको दिलवा देगी, काम में टिक नहीं पाएंगे। जॉब में होंगे निकाले जाएंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी, बिजनेस में होंगे तो क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले। उनको एक पॉइंट के बाद पता चल ही जाएगा कि आपके पास डिग्री है, नॉलेज नहीं, और नॉलेज के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो खैर हमारा फोकस हमेशा ही यही रहने वाला है कि आपको एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करवाना ही है, और उसके साथ साथ आपको जो लॉ निकल के आता है, टैक्सेशन के जो भी प्रोविजंस निकल के आते हैं, वो इंटरप्रेट आप कर पाएं। आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में लेके जानी है, क्योंकि पहली बार आप लॉ पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने अपनी जर्नी में, स्कूल लाइफ में कहीं पे भी कोई भी लॉ नहीं पढ़ा है एज सच, ये पहली बार आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं। और लॉ पढ़ने का एक तरीका होता है,
वो तरीका अगर आप सीख गए तो टैक्सेशन क्या, कोई भी लॉ के बारे में बात करेंगे, कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे, सीपीसी के बारे में बात करेंगे, कोई भी लॉ के बारे में बात करेंगे, इंटरप्रेट करना अगर आप सीख गए तो कोई भी लॉ जिंदगी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरप्रेट करना नहीं सीखे, रट्टे मार के टैक्सेशन को पढ़ के जाएंगे तो टैक्सेशन में भी दिक्कत आएगी, कंपनी लॉ वो पढ़ने में भी दिक्कत आएगी, कोई और लॉ पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा कल को, वहां पे भी दिक्कत आएगी, पूरी जिंदगी ठोकरे खाते रहेंगे। तो वो अप्रोच रखनी ही नहीं है। आपको जहाँ पे डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी डिटेल में समझिएगा और उसको एक्साइटमेंट के साथ समझिएगा, और एक्साइटमेंट कैसे लेके आनी है आपके सब्जेक्ट के अंदर वो काम मुझे आता है, तो वो मुझ पर छोड़ दीजिएगा। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द मटेरियल। मटेरियल के अंदर क्या करा गया है, आईसीए के मटेरियल में जितने भी पेजेस के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उनको काट दिया गया है। अच्छा, काटा गया है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हैं, अगर मैंने काट दिए हैं, मेरे मटेरियल में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? दो रीजन निकल के आते हैं। पहला रीजन क्या है, क्वेश्चन काटते ही मटेरियल आपका बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा दिखते ही दिमाग को जैसे ही पता चलता है कि प्रोविजन के अंदर 400 to 500 पेजेस ही हैं मुश्किल से, इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के दोनों मिला के, तो वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, लर्न करने के लिए तैयार हो जाता है। पहला ये फायदा, और दूसरा एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। काफी बार होता क्या है, टीचर्स अपना मटेरियल बनाते हैं आईसीए के स्टडी मैट को देख के, प्रोविजन भी कॉपी करे जाते हैं, क्वेश्चंस भी कॉपी करे जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, कॉपी करने में काफी बार हो जाती हैं गलतियां। अब अगर आप किसी भी एक इंसान पे रिलाय कर रहे हैं, चाहे आईसीआई पे चाहे कोई भी एक टीचर पे, दोनों ही केसेस में आप गलती कर रहे हैं। आईसीआई भी काफी बार प्रोविजंस में क्वेश्चंस में गलतियां कर जाती है, टीचर्स भी काफी बार प्रोविजन में या फिर क्वेश्चन जो भी आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, उनमें गलतियां कर जाते हैं। कोई भी एक मटेरियल पे अगर आप रिलाय कर रहे हैं, ये दिक्कत हो सकती है कि पेपर के अंदर आप वो गलती लेके जा रहे हैं जो कि कोई भी ऑथर ने करी थी, चाहे वो टीचर ने करी हो चाहे आईसीआई ने करी हो। मेरे केस में क्या होने वाला है, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा मटेरियल मैंने ड्राफ्ट कर रखा है आईसीआई के मटेरियल से, तो छोटी मोटी उन्होंने जहां जहां पे गलतियां कर रखी हैं वो रेक्टिफाई मैंने यहाँ पे कर रखी है। होगा क्या, आप यहाँ से पढ़ेंगे, लैंग्वेज वही निकल के आती है जो आईसीआई के स्टडी मैट की है, यहाँ से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको वहां से प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ से आप सारी चीजें पढ़ने के बाद लर्न करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, आईसीआई के स्टडी मैट में। सीधा स्टडी मैट में वहीं पे पहुंच जाएंगे, ऐसे की जो रिसोर्सेज निकल के आती हैं, और सीधा वहीं से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ऐसे के क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर आपके दिमाग में आएगा, आंसर कहाँ से आएगा, मेरे स्टडी मैट से आएगा, क्योंकि यहाँ से आपने पढ़ाई कर रखी है, यहाँ से चीजें लर्न कर रखी हैं। तो जैसे ही आईसीआई के स्टडी मैट में क्वेश्चन करके आप आंसर को देखेंगे जो कि आईसीआई ने लिखा है, और आपको वहां पे वही आंसर मिलेगा जो कि क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, लैंग्वेज भी वही मिलेगी, आंसर भी वही मिलेगा, तो क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सही है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वो सब कुछ मैं आंसर भी कर पा रहा हूँ, लैंग्वेज भी वही मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको ये मटेरियल पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि कवरेज भी पूरी है और लैंग्वेज को भी ट्वीक नहीं करा गया। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे करने के लिए पर्सनली, जब मैंने पढ़ाई करी थी सीए के टाइम पे, मुझे इस चीज़ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ा था। क्लासेस खत्म होने के बाद, क्लासेस खत्म हुई थी मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, एंड देन आफ्टर द क्लासेस एंडेड, उसके बाद मुझे अलग से टाइम लगाना पड़ा था टू बी एबल टू एनालाइज कि मेरे जो भी टीचर हैं उन्होंने सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे क्वेश्चन क्या वो कवर करवाए हैं या नहीं करवाए, और अगर नहीं करवाए हैं तो डिफरेंसेस क्या क्या निकल के आते हैं। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो, काफ़ी केसेस में कवरेज पूरी नहीं थी और वो मुझे अलग से करनी पड़ी थी। तो पहले 200-300 घंटे आप क्लासेस में लगाएं, उसके बाद ये कंपैरिजन करने में आप 100 घंटे अलग से लगाएं, इतना टाइम नहीं होने वाला कि हर सब्जेक्ट के लिए वाली एक्सरसाइज करी जा सके। तो एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैंने ऐसे ही हेल्प कर रखी है कि एक मॉड्यूल आपको दिया जाएगा, मेंटली आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा, छोटा सा ही मटेरियल है, सारे प्रोविजन यहाँ पे कवर्ड हैं, पेपर से 1-1.5 दिन पहले जो आपको रिविजन का छोटा सा टाइम मिलता है वहाँ पे रिवाइज करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्वेश्चंस में आपको फ्लिप थ्रू नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद सीधा पहुंच जाएंगे ऐसे एक स्टडी मैट में, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देख के आपको अगेन क्वेश्चन आंसर्स में आपको सॉल्व करने में भी हेल्प होगी, आपने सब कुछ पढ़ ही रखा होगा, और कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सारे प्रोविजंस की कवरेज हो गई है, एंड आंसर्स भी मैच कर रहे हैं, लैंग्वेज को ट्वीक नहीं करा गया। तो बैच के दौरान आपके दोनों मटेरियल पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, आपको बैच खत्म करने के बाद अलग से कुछ भी कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये जो मटेरियल निकल के आता है ये पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट होने वाला है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। आई होप आपको भी लगे। चलिए अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। आपको कोई भी प्रोविजन बताने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ कि लॉ के अंदर ये लिखा गया है और इसकी वजह से ये होगा, लॉ के अंदर ये लिखा गया है उसकी वजह से ये होगा। पर ये करने के लिए ना आप मेरे पास नहीं आए, ये चीज़ आपको खुद भी पता चल जाती है। अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में जो भी प्रिंटेड है वो बार बार पढ़ेंगे, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वैसे ही बैठने लग जाएगा क्या बोला गया है और उससे होता क्या है। मेन चीज़ क्या निकल के आती है कि जो भी बोला गया है वो क्यों बोला गया है। अगर ऐसे नहीं बोला जाता तो क्या टैक्स एविजन होने लग जाती, क्या काम करने के लिए सरकार ने ये वाली चीज़ करी है कि प्रोविजन को ऐसा बनाया गया है। ये जो सवाल निकल के आते हैं ना, ये हमें कब पता चलते हैं, जब एक ही लॉ को, जो बहुत बड़ा लॉ निकल के आता है, उसको बार बार पढ़ लेते हैं तो इंटेंशन समझ आने लग जाती है।
और वो इंटेंशन मैं चाहता हूं कि आपको कम्युनिकेट करी जाए और आपको बार 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 लॉ को नहीं पढ़ना पड़े। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको जो भी प्रोविजन पढ़ाऊंगा वो प्रोविजन पढ़ाने के साथ साथ उस प्रोविजन के पीछे की इंटेंशन क्या निकल के आती है वो भी बताऊंगा। जहां पे ओरली बताना काफी होगा वहां पे ओरली आपको बताया जाएगा, जहां बहुत डिटेल में लिखवाना, चार्ट्स बनवाना, इवेजन की टेक्निक्स बताना कि ये चीजें करी जाती थी, उनको रोकने के लिए प्रोविजन लाया गया था, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, नोटिंग भी करवाई जाएगी जहां पर रिक्वायर्ड होगी। जैसे एक सेक्शन नंबर 50 निकल के आता है, बहुत बेसिकली वहां पे बता दिया गया है जीएसटी में ऐसे इंटरेस्ट लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता, लॉ के अंदर प्रोविजन बता दिया गया है। प्रोविजन को पढ़ के समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है, लेकिन क्यों करा गया है ऐसा कभी भी समझ नहीं आता। तो वहां पे 4-5 एविएशन के केसेस मैंने बनवा रखे हैं चार्ट के अंदर, वो मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा। मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता। और वो लॉजिक आपको एक बार बता दिया जाएगा ना, आप चाह के भी भूलने की कोशिश नहीं कर सकते वो सेक्शन को, मतलब इतने अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं यही रहेगी। पेपर के लिए सारी चीज़ें पढ़नी है जो भी प्रिंटेड हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पढ़ना है दैट द वाई बिहाइंड द प्रोविजन दैट बिकम्स क्लियर टू यू। आपको वो समझ आने लग जाए कि वैसा क्यों करा गया है। और वैसे पढ़ेंगे ना तो मज़ा भी आएगा। ये नहीं होगा कि बस एग्जाम में मार्क्स लेके आने के लिए हम पढ़ रहे हैं, खुद के लिए भी पढ़ रहे होंगे, जानने के लिए पढ़ रहे होंगे चीज़ें कि टैक्सेशन में जो भी होता है वो क्यों होता है। एक्सटेंसिव ईबीसी एनालिसिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उनके लिए मैं आपको बताता रहूंगा, ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर ही मार्किंग करवाता रहूंगा, ताकि हो क्या, आपको कहीं ना कहीं जब टाइम की कमी आती है, अगर टाइम की कमी आती है तो, जो कि आ सकती है काफ़ी केसेस में, सीए कोर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है कि एक ही सब्जेक्ट को 6-6 बार पढ़ पाएं, जितनी बार रिविजन करना चाहते हैं, लर्न करने के लिए टाइम लेना चाहते हैं उतना लगा पाएं। तो टाइम की कमी काफ़ी बार हो जाती है, और अगर वो टाइम की कमी होती है तो आपको पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, इस पर कम टाइम लगाया जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसको लर्न करना ही करना है। तो वो मार्किंग भी करवा दी जाएगी, बुक के अंदर ही करवाई जाएगी, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम से पहले हेल्प करेगी। क्योंकि एज मच एज वी वुड वॉन्ट टू डाइव डीप इन टू द सब्जेक्ट, हमारे पास टाइम की कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। अगला पॉइंट, टैक्स एविजन की टेक्निक्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं ये बताए जाएंगे। आपको टैक्सेशन पढ़ाई जा रही है ऐसे के द्वारा, मेरे द्वारा, और ऐसे के स्टडी मटेरियल में ये वाली टर्म्स ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिकली आपने मार्केट में ये तो सुना होगा, टैक्सेशन आप पहली बार अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन दुनियादारी तो आपने भी देखी है, बड़े हो चुके हैं। तो आपने टर्म सुनी होगी ब्लैक मनी, काला पैसा, वाइट मनी। ऐसे ही आपने ये सुना होगा रियल एस्टेट के अंदर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ब्लैक मनी का ना पूरे आप मॉड्यूल को छान मार लीजिए, आपको कहीं पे भी रेफरेंस ही नहीं मिलने वाला। ब्लैक मनी होता क्या है, काला पैसा क्या होता है, कैसे मूव करा जाता है, क्या ट्रांजैक्शन करी जाती हैं, क्यों ये वाला काम नहीं करना चाहिए, आपको बस ये बता दिया जाएगा प्रोविजन ये कहता है लीगली आपको इतना पैसा देना चाहिए। जैसे ही आप सीए बनेंगे, सीए बनते ही पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, मेरे पास इतना ब्लैक मनी पड़ा है, या फिर मैं ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करने की सोच रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन करने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक मनी आ जाएगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो हमारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम है कि हमारे जो भी क्लाइंट निकल के आते हैं उनको बताएं कि सारा काम आप लीगली करिए, कोई भी इलीगल काम मत करिए, लेकिन उसको इलीगल काम ना करने के लिए कन्विंस करना वो भी हमें आना चाहिए। और वो कब आएगा और वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा कि आपको पता हो इलीगल काम है क्या। आपको जब तक गलत काम पता ही नहीं होगा उसको रोकेंगे कैसे? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं, आप कोई बच्चे नहीं रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाए। मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है इवेंचुअली आपको पता चलेंगी। हो सकता है क्लाइंट से अगर आपको ये चीज़ें पता चलें तो आपको पता नहीं हो ये चीज़ें कितनी सीवियर है और क्लाइंट को किस किस तरीके से हार्म कर सकती हैं। मुझसे यानी कि लर्निंग स्टेज पे आपको किसी भी टीचर से या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल से ये सारी चीज़ें अगर पता चल जाती हैं, इस स्टेज पे पता चल जाती हैं, तो आपको ये भी पता होंगी कि एविएशन की चीज़ें मार्केट के अंदर क्या क्या प्रिवेल कर रही हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकल के आते हैं और वो कितने डायर हो सकते हैं, वो भी आपको पता होगा। और वही चीज़ जब भी आप क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे, क्लाइंट अगर समझदार होगा तो एविएशन नहीं करने वाला। तो मैं ये अप्रोच नहीं लेने वाला कि एविएशन के बारे में बात नहीं करी जाए, बात नहीं करी जाएगी तो प्रोबेबली एविएशन होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। एविएशन के बारे में बात करेंगे तो एविएशन के साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बात करिए। दोनों चीज़ें अगर बताई जाएंगी और वही चीज़ें आप क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करते हैं तो एविएशन नहीं होने वाली। लीगली बहुत तरीके निकल के आते हैं टैक्सेस बचाने के, लोग बस उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते। एविएशन के लिए रिजॉर्ट टू कर जाते हैं व्हेन दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ। हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, एविएशन के टैक्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। और यही प्रोसेस में मजा आएगा भी, क्योंकि इसी को प्रैक्टिकल लर्निंग कहते हैं। एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी मल्टीपल क्वेश्चंस की, और मजे की बात कहाँ से करवाई जाएगी, मेरी कोई अलग से लिस्ट नहीं है। आईसीए के रिसोर्सेज के जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको करने भी चाहिए। तो आईसीए के रिसोर्सेज से ही मल्टीपल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, विच इज वाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हमने जो भी स्टडी मटेरियल के अंदर चीज़ें पढ़ी होंगी उनकी दो चीज़ें होने वाली हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा कि जो भी हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो सही है, उसकी लैंग्वेज भी सही है, कवरेज भी हमारी सही हो रही है, सारे क्वेश्चन को हम क्रैक कर पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। ओके, डेली एमसीक्यू टेस्ट ये क्या है?
ये एक मेरा इनिशिएटिव है। पेपर के अंदर आपको पता होगा 30% एमसीक्यूज आने वाले हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपको जो पेपर होगा उसमें 30% एमसीक्यूज की वेटेज होने वाली है, 70% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जिनमें आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा। एमसीक्यूज में क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन होने वाली है, एक सिलेक्ट करेंगे, सही होगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे कोर्स के अंदर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है पेपर का। अब एमसीक्यूज को क्रैक करने के लिए और पूरे सिलेबस को टेस्ट कर पाने के लिए, अच्छे से लर्न कर पाने के लिए, दोनों ही कामों के लिए क्या करा जाएगा, डेली मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना, वो पढ़ाने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास के बाद जो भी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो मैं ही डिजाइन करके आपको दूंगा। कुछ आपके ठीक ठाक लेवल के होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के होने वाले हैं, हमेशा ही कॉम्बिनेशन होने वाला है, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप हो पाए और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में गिराता भी रहूं, ताकि उसको देख के आप पढ़ाई करते रहें और अपनी अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करते रहें। सो फॉर एवरी लेक्चर दैट वी रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट सारे के सारे लेक्चर्स के लिए आपको अलग से एमसीक्यूज प्रोवाइड करे जाएंगे, 4 to 5 एमसीक्यूज फॉर एवरी लेक्चर। एंड वो आपको करना क्या है, लेक्चर कंप्लीट करिए, लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया उसको लर्न करिए, लर्न करने के बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिए एज इफ आप एग्जाम में बैठे हैं। ये नहीं एमसीक्यू खोल लिया और उसके बाद मटेरियल को भी खोल लिया, आंसर चेक कर लिया और उसके बाद बोल दिया मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। नहीं, लेक्चर अटेंड करिए, लर्न करिए, फिर एमसीक्यूज को ऐसे अटेम्प्ट करिए जैसे कि एग्जाम में बैठे हैं, मॉड्यूल बंद होना चाहिए उस टाइम पे। एंड देन ट्राई टू असेस कि क्या मेरे दिमाग में आंसर आ पा रहा था, क्या मॉड्यूल खोले बिना इसको आंसर कर पा रहा था मैं। अगर हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेशन है कि आप डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर ना, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा लेवल अप करिए एंड जो भी दिक्कतें निकल के आ रही हैं कि लर्न नहीं कर पा रहे, रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे, उन दिक्कतों को खत्म करिए। सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास अच्छे खासे हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज हो जाएंगे। उनको आप कोर्स के दौरान भी यूज करिएगा, एंड में भी यूज करिएगा, प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं इनहांस होगी। अगला पार्ट, रिविजनरी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि हर चैप्टर को सिलेबस खत्म होने से पहले आप रिवाइज कर पाएं। एग्जांपल के तौर पे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही एक अलग से आपको छोटी सी रिविजनरी वीडियो दे दी जाएगी जहां पे हो कुछ नहीं रहा, चैप्टर के जो भी प्रोविजन आते हैं वो जल्दी से मैं रीड आउट कर दूंगा। होगा क्या, पढ़ने को तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, काफी बार हमें आता है आलस, और आलस में किताब खोलने का मन नहीं करता। तो किताब खोलने का जब मन नहीं कर रहा होता और ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि भाई हम सारी चीज़ें जल्दी से रिकैपिचुलेट करें, बहुत टाइम हो गया चैप्टर 1 पढ़े, भूल जाएंगे अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो उस टाइम पे वीडियो खोल पाना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। वीडियो खोलेंगे, सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट होकर क्या करूंगा, बुक के अंदर जो भी प्रोविजन निकल के आ रहे थे जल्दी से रीड आउट करवा दूंगा। अगर वो आपने एक बार देख भी लिया, डिटेल में आपने लेक्चर पूरा का पूरा अटेंड करा था, सारे लॉजिक आपको वहां पे बताए गए थे, तो इतनी चीज़ आपने जो रिटेन कर रखी हैं, अगर महीने के बाद 2 महीने के बाद वो वीडियो का आप देख भी लेंगे ना, आंखों के सामने से निकाल देंगे, तो जो भी आपने पहले पढ़ा था वो रिकैपिचुलेट हो जाएगा। काफी बार होता क्या है, ये एक दिक्कत निकल के आती है सीए कोर्स के अंदर, इंटर लेवल पे ज्यादा नहीं आती, फाइनल लेवल पे ज्यादा आती है क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा होता है। आपने यहाँ पे कोई क्लास ली है, एग्जाम कब है, 7 मंथ्स के बाद, तो यहाँ पे क्लास ले ली, यहाँ पे आपको डे 1 पे चैप्टर 1 पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा है, सब कुछ लर्न कर लिया आपने, कुछ भी पूछ जाएगा फट से आंसर कर देंगे। पर 3 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने के बाद टैक्सेशन जब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे और टैक्सेशन को आपने 4 महीने से छुआ नहीं है, क्या लगता है 4 महीने के बाद यहाँ पे जो आपको चैप्टर 1 में कॉन्फिडेंस आ रहा था कि कुछ भी पूछ लो, क्या उतने ही कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आप बोल पाएंगे 4 महीने के बाद कि आप कुछ भी पूछ लो? नहीं बोल पाएंगे। और अगर बीच में रिवाइज नहीं करा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है आप सोचने लग जाएंगे टैक्सेशन के अंदर मैंने पढ़ा क्या था, ऐसी भी चीजें होने लग जाती हैं। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि भाई जितने कॉन्फिडेंस से आप यहाँ पे डे 1 पे पढ़ रहे हैं, जो भी आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ उसको पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको रिटेन करने के लिए बार बार रिकैपिचुलेट करते रहिए। और वही रिकैपिचुलेशन के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या हेल्प करेगा, रिविजनरी वीडियोस, रिविजनरी मैराथन, उनको यूज करिएगा। बुक पढ़ सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा, बहुत तेज होने वाला है। लेकिन अगर आलस आता है या फिर मान के चलिए ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये सारी वीडियोस मैं भी यूज करता था, आपको भी यूज करनी चाहिए। मेरे टाइम पे वीडियोस नहीं होती थी तो मैं क्या करता था, मैं खुद का ही ऑडियो बना लेता था कि मुझे चैप्टर में पता है कि ये वाले टॉपिक्स है जो कि मेरे दिमाग में रिटेन नहीं हो पा रहे, उनका ऑडियो नोट खुद से ही बनाओ। और ट्रैवल करने के टाइम पे मुझे एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल क्लासेस में जाने के टाइम पे बस से ट्रैवल करना होता था, तो मैं ऑडियो नोट बनाता था उसका और ईयरफोन लगा के वो ऑडियो को सुनते हुए जाता था, ताकि बस में ट्रैवल करने के टाइम पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। वहां पे पढ़ना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इतनी आसपास खड़े होते थे हम सारे के सारे लोग कि वहां पे किताबें खोलना वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। और ट्रैवलिंग का टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि दिन में 1.5 से 2 घंटे ट्रैवलिंग में जा रहे थे, और वो टाइम में अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो टाइम मेरा काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे मैं यूटिलाइज करता था। आपको आज के टाइम पे इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करी जा रही है, ऑडियो भी प्रोवाइड करी जाएगी हर चैप्टर की। तो ये वीडियोज ऑडियोज जो भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, इनको यूटिलाइज करिएगा एंड रिकैपिचुलेट करते रहिएगा टाइम टाइम में। ये मत होने दीजिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आपने 4 महीने पहले पढ़ा था और उसके बाद भूल गए हैं। भूल जाएंगे तो सब्जेक्ट भी आपको भूल जाएगा और एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आएगा। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये क्या है, ये हमारी स्टडी बडी स्कीम है।
अब देखिए मेरे टाइम पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हम जो भी क्लासेस लेते थे वो फिजिकल होती थी। अब फिजिकली आप कभी भी क्लासेस लेने जाएंगे तो आपके वहाँ पे यार दोस्त बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। अब जब भी यार दोस्त बनते हैं, हमेशा आपको सब्जेक्ट के बारे में बातें नहीं करनी होती। मुझे हमेशा टैक्सेशन के डाउट नहीं निकल के आते थे। काफ़ी बार ऐसी भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी कि कोई दोस्त आके आपको बता रहा है कि यार एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो रोल आउट हो चुके हैं, तो एग्जाम का फॉर्म जो भी है वो फिल कर दियो, या फिर कोई भी और छोटी मोटी जो भी चीज़ें निकल के आती हैं जो प्रोबेबली टीचर्स आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं जिनके लिए आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपके साथ क्या कर रहा हो, सीए कर रहा हो। अब आज के टाइम पे जहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वर्चुअल हो गई है, सोच के देखिए, जहाँ पे आप कोई भी फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे, सारी की सारी आपकी क्लासेस क्या हैं, ऑनलाइन है, कोर्स भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस निकल के आता है। तो अगर आपके पास कोई भी सीए का स्टडी बडी है ही नहीं, तो ये छोटी मोटी चीज़ जो भी निकल के आती हैं कि मेरे पास ब्रांच कौन सी है, या फिर फॉर्म्स कब रोल आउट होने वाले हैं, कौन से फॉर्म को कहाँ से फिल इन करना है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें निकल के आती है जिनके बारे में मैं भी शायद आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज आज के टाइम पे मुझे नहीं पता कौन से फॉर्म्स कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट इन टच विद ऑल ऑफ दोज प्रोसीजर्स। तो इन सारी चीज़ों में आपको कौन हेल्प कर सकता है? कोई ना कोई स्टडी बडी। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी आपको स्टडी बडी एलोकेट नहीं करेंगे। आपकी मान के चलिए May 24 अटेम्प्ट निकल के आती है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है 8929737672, वहां पे आपको व्हाट्सएप करना है स्टडी बडी। इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है। टीम को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आपके स्टडी बडी लिखने के बाद वो क्या करने वाले हैं, वो हमारे डेटाबेस में चेक करेंगे कि May 24 जो कि आपकी अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट के लिए किसी और स्टूडेंट ने स्टडी बडी अप्लाई करा है या नहीं करा है। कोई ना कोई होगा ही होगा। तो क्या करा जाएगा, दो स्टूडेंट जिन्होंने सेम अटेम्प्ट की क्लासेस हमसे ले रखी हैं, उनको स्टडी बडी की तरह एक दूसरे का नंबर शेयर कर दिया जाएगा। क्यों शेयर करा जा रहा है, वो ये अप्रोच निकल के आती है कि आप दोनों की अटेम्प्ट क्या है, May 24 है, और क्योंकि दोनों की May 24 अटेम्प्ट है, आप सिमिलर पेस पे पढ़ाई कर रहे होंगे, सिमिलर रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, आप एक दूसरे के साथ जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, डाउट्स निकल के आते हैं, पूछना चाहते हैं। टैक्सेशन के डाउट पूछने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। जो भी टैक्सेशन के डाउट होंगे सारे के सारे मैं ही रिजॉल्व करूंगा। लेकिन छोटी मोटी ऐसी क्वेरीज निकल के आती हैं कि एग्जाम फॉर्म कब रोल आउट होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें निकल के आती हैं जो प्रोबेबली आपका टीचर आंसर नहीं कर सकता है या कोई और आंसर नहीं कर सकता, स्टडी बडीज कर सकते हैं जो आपकी तरह एग्जाम देने वाले हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और एक आपको बेनिफिट होगा कि रैंडम स्ट्रेंजर का आपको नंबर नहीं दिया जा रहा, कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट का नंबर दिया जा रहा है जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं, सो दे आर प्रोबेबली सीरियस स्टूडेंट्स। एंड क्योंकि उनका पूरा पूरा का पूरा जो डेटाबेस निकल के आता है, हमारे जो भी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस वगैरह वगैरह, मल्टीपल डिटेल्स हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्पैम नहीं करा जाएगा। ये नहीं है कि कोई भी स्ट्रेंजर का नंबर आपको दे दिया गया है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपने एक बार उनको कोई डाउट पूछा था, वो बार बार आपके पीछे पड़ गए हैं, फालतू के आपको मीम्स भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, ना ही आज तक आई है, ना ही कभी आने वाली है। क्यों? अगेन, रैंडम नंबर आपको नहीं दिया जा रहा किसी भी स्टूडेंट का, ऐसे स्टूडेंट का नंबर दिया जा रहा है जिन्होंने क्लासेस ले रखी है, उनका पूरा का पूरा डेटा हमारे पास है। और उनको हम्बली ये चीज़ रिक्वेस्ट करी जाती है नंबर शेयर करने के टाइम पे कि अगर अगला इंसान आपसे परेशान होने लग जाता है, आप ज़्यादा ही डाउट्स पूछ रहे हैं या फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और वो आपको हम्बली पोलाइटली बोलते हैं कि नहीं, मैं और चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, तो हमसे कोई और स्टडी बडी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, उनको परेशान मत करिएगा। तो आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को अननेसेसरली परेशान होना पड़े, आपको भी नहीं आएगी, बिकॉज अगेन रीइटरेटिंग द पॉइंट, रैंडम नंबर्स आपको नहीं दिए जाते। आपको अगर नीड फील होती है स्टडी बडी की तो एनरोल करिएगा। अच्छा, एक और डाउट निकल के आया था पिछले एक बैच में, क्या हो गया था, एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने क्या करा था, उन्होंने यहाँ पे स्टडी बडी हमारी टीम को मैसेज कर दिया था विद दी थॉट कि उनको इनकम टैक्स ऑफिसर ही कोई ना कोई स्टडी बडी की तरह एलोकेट करा जाएगा। नहीं, हम बैकग्राउंड चेक नहीं करते कौन इनकम टैक्स ऑफिसर है, कौन लॉयर है, कौन बिजनेसमैन है, कौन स्टूडेंट है, और उनको वही स्टडी बडी दिया जाए। हम अकेले क्या चेक करते हैं, अटेम्प्ट को चेक करते हैं कि आपकी अटेम्प्ट कॉमन होनी चाहिए, और कुछ भी मैच नहीं करा जाता, स्टेट भी मैच नहीं करी जाती कि आपको सेम स्टेट का ही स्टडी बडी दिया जाएगा। तो हुआ क्या, उनका नंबर कोई ना कोई स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया गया, क्योंकि दोनों ने स्टडी बडी के लिए ऑप्ट करा था, दोनों ने सेम अटेम्प्ट अपनी बताई थी। अब उसके बाद स्टूडेंट को पता चल गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो परेशान करने लग गया। एक बार हमने बोल दिया, उसके बाद स्टूडेंट ने मैसेजेस करने बंद कर दिए, लेकिन जब तक उनको मैंने नहीं बोला तब तक स्टूडेंट ऐसे मैसेजेस करने लग गए थे, सर इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बना जाता है, आपने कभी रेड मारी है क्या, रेड में क्या होता है क्या नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा ध्यान से संभल के, आप अगर स्टूडेंट है तो ही इसको अवेल करिएगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर, लॉयर, बिजनेसमैन वगैरह वगैरह कोई और बैकग्राउंड के एंड नॉलेज पर्पसेस के लिए वाली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, इसके लिए एनरोल मत करिएगा। ओके, मेमोरी टेक्निक्स ये भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी अगेन फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस होते हैं जहां पे ना लॉजिक आपको जो बताया जाता है, लॉजिक से चीज़ें लर्न नहीं हो पाती। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन है और लॉजिक से आपको लर्न नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी बार आपको पूरे कोर्स में दिखेगा, मैं मल्टीपल जगहों पे आपको मेमोरी टेक्निक्स प्रोवाइड करता रहूंगा कि ये लर्न करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आसानी से लर्न हो जाएंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉजिक तो मुझे आपको बताना ही है, मुझे आपको सब्जेक्ट समझाना है और उसके साथ साथ एग्जाम भी क्रैक करवाना है। तो एग्जाम क्रैक करवाने के लिए ये मेमोरी टेक्निक्स जो हैं ये कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं, एबीसी एनालिसिस, मेमोरी टेक्निक, रिविजन मैराथन वगैरह वगैरह।
तो इन चीज़ों को यूज़ करिएगा जो जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ऐसे ही ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ये क्या है, फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि क्वेश्चंस क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, मैं मल्टीपल चैप्टर्स में ना, मुझे पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट पेपर में जाके गलती कर ही देता है, दिमाग नहीं चलता पेपर के अंदर, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है दिमाग में, और वो नर्वसनेस के चलते हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि कभी हमें लगता ही नहीं कि हम पेपर के अंदर कर भी सकते थे। तो मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स में ना ऐसे ऐसे फॉर्मेट करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाने के टाइम पे ऐसे फॉर्मेट्स बता दूंगा जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो पेपर में वो गलती होने का चांस बचेगा ही नहीं, वो स्कोप ही नहीं बचेगा। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ पे गलतियां करेंगे, तो वही गलतियां खत्म करवाने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स निकल के आते हैं। जैसे जैसे चैप्टर हम करते जाएंगे, क्वेश्चन करवाने के टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्मेट क्या निकल के आते हैं, और उनको फॉलो करिएगा। पेपर में आधे से ज्यादा गलतियां होने का जो स्कोप निकल के आ रहा था वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 100 मार्कर मॉक टेस्ट, ये क्या है? मैंने आपको बताया था हर लेक्चर कंप्लीट होते ही एमसीक्यूज तो आपको प्रोवाइड कर ही जाएंगे। अब अकेले एमसीक्यू से प्रिपरेशन आपकी टेस्ट नहीं होने वाली। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो बैच निकल के आता है कंप्लीट करना है, सब कुछ लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। एक तो मैं ही आपको दिलवा दूंगा जो 100 मार्कर मॉक टेस्ट होने वाला है, पूरे के पूरे सिलेबस का, जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर पेपर होने वाला है। उसमें एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं, जितने मार्क के आते हैं वही पूछे जाएंगे, वो दीजिएगा। एग्जाम सिनारियो में दीजिएगा, 3 घंटे के लिए बैठिएगा और पूरे पेपर को देके चेक करिएगा कितना अटेम्प्ट कर पाए, कितने अच्छे से कर पाए, वगैरह वगैरह। एंड देन आई से आपने 2 मॉक टेस्ट निकालती है, वो भी दे दीजिएगा। ये 3 मॉक टेस्ट अगर आपने दे दिए, लिख के ले लीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, 3 मॉक टेस्ट दे देंगे, चांस ही नहीं कि आप पास नहीं हो। पास छोड़िए, चांस ही नहीं है कि आपकी रैंक नहीं आए। प्रिपरेशन इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं, या तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, या समझेंगे नहीं, आधा समझेंगे, उसके बाद रट्टा मारने लग जाएंगे कि छोड़ो यार अब रट्टा मार के खत्म करते हैं। देखी जाएगी, ये देखी जाएगी, जैसे ही आपके दिमाग में आ गया लिख के ले लीजिए, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। और एक लेवल के बाद ना आप सीए कोर्स को ब्लेम करने लग जाएंगे कि कोर्स में कुछ है ही नहीं यार, मज़ा ही नहीं आता, पढ़ने का मन ही नहीं करता। पढ़ने का मन अगर नहीं कर रहा तो उसमें गलती आपकी है, कोर्स की नहीं है। कोर्स बहुत शानदार है, और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पे वो भी बहुत शानदार है। अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सावधानी नहीं बरतेंगे, और जितनी डिटेल में आपको चीज़ें समझनी चाहिए, जितने मज़े के साथ आपको पढ़ना चाहिए, वो मज़े के साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको बर्डन बना के पढ़ेंगे, तो बर्डन वाला सब्जेक्ट बनने में इसको देरी लगेगी भी नहीं, बहुत जल्दी बनने लग जाएगा बहुत बड़ा बर्डन। वो नहीं बनने देना है आपको। कैसे? एंजॉय करके, और जो जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करके। अभी स्टार्टिंग है, अभी फॉलो करना बहुत आसान होगा। अगर आधा कोर्स कंप्लीट होने के बाद या पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ये बैच कंप्लीट होने के बाद आप बोलेंगे कि सर मैंने पूरे के पूरे बैच के टाइम पे जो जो बोला गया था कुछ भी नहीं करा, अब बता दीजिए, अब मेरे अंदर कन्विक्शन आ गई है, मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, तब बहुत देरी हो चुकी होती है। तब ना ही टाइम बचा होता है, ना ही मेहनत करने के लिए हमारे अंदर जान बची होती है। दोनों ही चीज़ों की कमी हो जाती है। तो वो सिचुएशन मत आने दीजिएगा। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ये एक चीज़ है जो कि मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ डे 1 पे। आपका डाउट चाहे छोटे से छोटा है, चाहे बड़े से बड़ा है, टैक्सेशन से रिलेटेड पढ़ाने के टाइम पे जो भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, मेरी गारंटी है एक भी डाउट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा कि ये तो छोटा डाउट है मैं क्यों आंसर करूँ, खुद ही चेक कर लो, ये तो बड़ा डाउट है मैं क्यों आंसर कर लूँ, क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था, दोबारा नहीं बताने वाला, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जितने डाउट निकल के आते हैं मुझसे पर्सनली पूछिए, आपको मेरा नंबर दे दिया गया होगा। मेरे नंबर पे जितने भी आपके डाउट निकल के आते हैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज करिएगा, क्योंकि वैसे ही मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट निकल के आते हैं मैं सबको रिप्लाई करूँ। प्रैक्टिकली मेरा बस चले तो मैं ये देखे बिना कि कौन मेरा स्टूडेंट है कौन नहीं है, मैं सबको ही रिप्लाई कर दूँ। पर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि दिन में मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स जो निकल के आते हैं उनको ही रिप्लाई कर दूँ, वही बहुत बड़ी गनीमत वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जहाँ पे आपको पता है कि दिन में आपके पास इतनी क्वेरीज आनी है कि आपके पास टाइम की कमी होएगी, तो आपको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास अकेला मैं ही वो इंसान हूं जो कि उनकी टैक्सेशन की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। बाकी कोई भी स्टूडेंट कहीं और से पढ़ाई कर रहा है, किसी और टीचर से पढ़ाई कर रहा है, किसी और तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उनके पास और भी तरीके हैं डाउट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अकेला मैं ही हूँ, तो अगर उनके भी डाउट मैं नहीं रिजॉल्व करूंगा तो वो कहाँ पे जाएंगे। इसलिए मैंने एक तरीका डिवाइस कर रखा है। वो तरीका क्या निकल के आता है, मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके नंबर पर्सनली मेरे डिवाइस पर स्टोर करे जाते हैं, सेव करे जाते हैं। और वो क्यों सेव करे जाते हैं, ताकि आपके नंबर से, वो ऑफिशियल नंबर से जो भी क्वेरीज निकल के आती हैं, चाहे वो कितनी भी क्वेरीज हो, मेरा कितना भी टाइम लग रहा हो, मेरे को दिन में 6-8 घंटे लग जाते हैं डेली बेसिस पे रिप्लाई करने में सारी क्वेरीज को, लेकिन मैं करता हूँ। एंड आई मेक श्योर दैट आपने जो भी क्वेरीज मुझे भेजी हैं, छोटी हैं बड़ी हैं कितनी भी क्यों ना हो, आप बिंदास भेजिए, सबका रिप्लाई आपको मिलने वाला है, ये मैं इंश्योर करूंगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ नोट करिएगा, आप ये एक्सपेक्टेशन प्लीज़ मुझसे मत रखिएगा कि आप जो भी मुझे क्वेरी भेज रहे हैं मैं विद इन 5 मिनट्स या विद इन अ डे उसको रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी बार विद इन अ डे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, काफ़ी बार लंबा टाइम भी लग सकता है।
क्यों? मेरे पास डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया, हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज निकल के आती हैं। क्वेरीज भी रिजॉल्व करनी है, आपके लिए क्लासेस भी कंडक्ट करनी है, फिर मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिकली, शायद आपको आइडिया होगा। तो मेरी टैक्सेशन कंसल्टेंसी वाले केसेस भी चल रहे होते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। सो फॉर मी टू बी एबल टू टेल यू दैट आपने आज मुझे क्वेरी भेजी है तो इतने टाइम में आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा, वो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। टीम का मैं आपको बता सकता हूँ, टीम को आपने कोई भी क्वेरी भेजी है, क्लास से रिलेटेड है, टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड है, 24 आवर्स के विद इन आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा। मेरा मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास टाइम की बैंडविड्थ क्या होने वाली है। अलग अलग टाइम पे अलग रिस्पॉन्स टाइम निकल के आता है मेरा। क्यों? कभी 500 क्वेरीज पेंडिंग होती है, कभी एक बार में 2-2 हज़ार क्वेरीज पेंडिंग होती है। ऐसे ही केसेस मेरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के चल रहे होते हैं। लेकिन मैं एक गारंटी आपको क्या दे रहा हूँ, चाहे मुझे टाइम लग जाए, जो मैं आपसे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे टाइम अफोर्ड कर दीजिएगा, टाइम दे दीजिएगा बस मुझे, लेकिन आपकी क्वेरी जो भी निकल के आती हैं सारी की सारी रिजॉल्व करने की गारंटी मेरी, एंड आई विल मेक श्योर दैट जो भी क्वेरी निकल के आती है वो रिजॉल्व करी जाए। क्योंकि क्वेरी के बिना, क्वेरी रिजॉल्व करे बिना आप सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आ ही नहीं सकते। तो आप पढ़िए, आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कहीं पे भी कोई भी क्वेरी निकल के आती है मुझसे रिजॉल्व करवा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी आपको बताई जाएंगी, अगेन इधर उधर की नहीं बताई जाएंगी, जो कि आपके केस को रिलेट करती ही नहीं, आपके सिलेबस को रिलेट करती ही नहीं है। अगर मैं इधर उधर की चीज़ आपको बताने लग गया, ये 250 घंटे छोड़िए, मेरे लिए 2500 घंटे भी कम होने वाले हैं। इतने सारे इंटरेस्टिंग केसेस निकल के आते हैं जो कि सारे के सारे मैं क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा। पर मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा, ये देखते हुए कि आपके सिलेबस का दायरा कितना है और उसके अंदर आपको उस दायरे में रह के मैं क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ। तो मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो इतना तो मान के चलिए सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा होने ही वाला है, लेकिन जो भी आपको ज़्यादा वाला पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं सिलेबस को रिलेट करेगा। सिलेबस के जो भी टॉपिक निकल के आते हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझने में हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिकल बहुत सारी केस स्टडीज लेके चलेंगे और सिलेबस में जो जो आपको पढ़ाया जाना है उसको अच्छे से समझेंगे। टाइमली अमेंडमेंट्स विद अमेंडमेंट डीकोडर पीडीएफ एंड आवर न्यूज़ लेटर अपडेट्स। ऐसे का जो अमेंडमेंट का पैटर्न है, जिस तरीके से अमेंडमेंट्स को रोल आउट करते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अननेसेसरली पुराने 1-1.5 साल के जो भी चेंजेस होते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डाल के दे देते हैं, एंड देन इट इज अपॉन द स्टूडेंट टू डिसाइड कि इनमें से कौन से चेंजेस अब एप्लीकेबल हैं, कौन से पहले एप्लीकेबल हो गए थे। इट बिकम्स वेरी क्लटर्ड। मैं ऐसे नहीं करने वाला। मैं हर अटेम्प्ट के लिए, आपने कोई भी बैच लिया हो, चाहे आपने मेरा 2022 वाला बैच लिया था, 2023 वाला लिया था, 2021 वाला लिया था, हर अटेम्प्ट के स्टूडेंट को हर अटेम्प्ट के अंदर जो जो चेंज आता है अलग से डिमार्केट करके दिया जाता है कि ये अटेम्प्ट के अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाती है और एक्सप्लेनेटरी वीडियो वो भी प्रोवाइड करी जाती है, ताकि आपको अननेसेसरली कोई भी बड़े डॉक्यूमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना पड़े कि कहाँ पे क्या चेंज आया क्या नहीं है। सो बेसिकली बैच चलने के दौरान भी आपको लेटेस्ट जो भी प्रोविजन निकल के आते हैं, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, और कल को जाके जो भी चेंजेस अनाउंस करे जाते हैं, जब भी कोई भी चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको यहाँ पे एश्योरेंस दी जा रही है। ओके, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप फॉर ऑल दी एग्जाम अपडेट्स। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप को छोड़िएगा, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही करना है। आपकी जो क्लास एक्टिवेशन मेल है वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल इसका लिंक मिला होगा। क्यों ज्वाइन करना है समझ लीजिए। काफ़ी बार होता क्या है, कोई भी अमेंडमेंट आती है या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट अपलोड करा जाता है हमारे द्वारा, कोई भी और रिसोर्स अपलोड करी जाती है, मॉक टेस्ट आपको भेजे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भेजी कैसे जाती हैं? जीमेल से भेजी जाती हैं। अब एक बार में हज़ारों मेल जब भेजी जाती हैं, जीमेल को लगता है क्या हो रही है, स्पैमिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग की कोशिश करी जा रही है। हमारी साइड से कभी भी एक भी एडवर्टाइजिंग ईमेल आपके पास नहीं जाने वाली, मेरी गारंटी है। मेल अगर हमारी साइड से आ रही तो कोई ना कोई काम की मेल आने वाली है कि कोई अमेंडमेंट अपलोड हो गई है, जाके देख लीजिए, मॉक टेस्ट आपको भेजा गया है, अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। पर जीमेल को ये नहीं पता कि एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही, ये कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करी जा रही है, जो कि आपने ही कहीं ना कहीं डिमांड करी है। आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट निकल के आती है, वो स्पैम इसको मान के आपके स्पैम फोल्डर में डाल देगा, और आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कि कोई ना कोई चेंज आ गया था सिलेबस में, आप पढ़ के ही नहीं गए। तो हम क्या करते हैं, भेजते तो ये सारी की सारी चीज़ें मेल पे ही आपको मोस्टली, लेकिन जैसे ही भेजी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है कि ये काम करा गया है, ये चेंज आ गया है, यहाँ भेजा गया है, वो चीज़ हुई है, वहाँ पे करी गई है, वगैरह वगैरह। और टेलीग्राम में स्पैमिंग का कोई भी फंडा नहीं है। अगर आपने चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी ही आएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको इसीलिए एडवाइस करा जा रहा है कि ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी चेंज अगर निकल के आता है तो आप कम्युनिकेट हो पाए। ये ना हो कि स्पैम के अंदर मेल पहुंच गई है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि कोई चेंज आ गया है मार्केट के अंदर। ओके, आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी जहां पे जेनरिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी निकल के आती हैं, मल्टीपल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं मेरे पास, जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम से 1.5 दिन पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले जीएसटी पढ़ना चाहिए, पहले इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए, पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर के अंदर, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने चाहिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जीएसटी जो निकल के आता है वो ज़्यादा स्कोरिंग है या इनकम टैक्स ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा पढ़ने के टाइम पे, तो क्या मुझे पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मुझे दोनों ग्रुप देने चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए। तो ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि डायरेक्टली टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं, लेकिन पेपर से रिलेटेड हैं।
एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मैंने पढ़ना चालू करा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, अब आज के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, तो अपने आप को दोबारा डेडिकेटेड कैसे बनाऊँ ये कोर्स के लिए। तो ऐसी जो भी जेनरिक चीज़ें निकल के आती हैं उनका मेरा टेक, उन पे मेरा टेक क्या निकल के आता है, मेरा आंसर क्या निकल के आता है इन सारे क्वेश्चंस का, वो मैंने आपको बता रखा है। वो पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी वो भी देखिए। ये देखिए, आपको क्लास एक्टिवेशन मेल जो भी दी गई थी वहाँ पे गूगल ड्राइव का एक रिसोर्सेज का लिंक दिया गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, एमसीक्यूज, रिवीजन मैराथन वगैरह वगैरह, वो लिंक यहाँ पे पहुँचाएगा आपको। तो वो लिंक जब भी आप खोलेंगे वहाँ पे आपको अमेंडमेंट्स ये भी देखने को मिल रही हैं, मई 22 के लिए है, 23 के लिए, नवंबर 22, नवंबर 23 वगैरह वगैरह। अटेम्प्ट वाइज आपको ये भी देखने को मिल रहा है। तो मान के चलिए कोई स्टूडेंट ने 2021 वाला बैच अटेम्प्ट करा था, वो क्या करेंगे, वो ये अटेम्प्ट भी देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गए, यहाँ पे भी देखेंगे क्या चेंजेस आ गए। बेसिकली उनके बैच के बाद जो जो चेंजेस आते गए हैं इनको खोलेंगे और यहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा कि भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, बुक प्रिंट करना चाहते हैं बेसिकली पीडीएफ वाली, वो प्रिंट करके रख लें। एंड वीडियो जहाँ पे यही चेंजेस जो भी निकल के आए हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो वीडियो भी उनको यहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कल को जाके आपके बैच में अभी जो आपको मई 24 के लिए पढ़ाया जा रहा है उसमें जो भी लेटेस्ट प्रोविजन है सारे के सारे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अभी अमेंडमेंट आपके लिए कोई भी नहीं है, अभी तो जो भी आपके लिए सारी अमेंडमेंट्स हैं सारी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है बैच के अंदर और वही आपको पढ़ाई जा रही है। लेकिन कल को जाके मई 24 एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले छोटे मोटे चेंजेस वहां पे नोटिफाई करे जाएंगे आईसीए के द्वारा, नवंबर 24 के टाइम पे अलग से नोटिफाई करे जाएंगे। तो आपकी जो भी अटेम्प्ट निकल के आती है उससे पहले ट्रैक कर लीजिएगा यहाँ पे कोई चेंज आया है नहीं आया है, टेलीग्राम पे भी बताया जाएगा, वहां पे भी इन्फॉर्म रह सकते हैं आप। तो ये तो बात होगी अमेंडमेंट की। ये क्लास के नोट्स हैं, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या करा जाएगा, जैसे जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 है, अभी अगर किसी के पास किताब नहीं पहुंची है तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जब तक किताब आपके पास नहीं आती आप पीडीएफ से पढ़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। खैर चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादा नोटिंग की चीज़ें अभी नहीं निकल के आएंगी, तो किताब के बिना भी आप नोटिंग कर पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एमसीक्यू क्वेश्चंस ये भी मैंने आपको बताए थे। एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं जीएसटी के, इनकम टैक्स के सारे यहाँ पे लेक्चर वाइज अपलोड करे जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन करेंगे आप, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, अटेम्प्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करिए एंड लेवल अप करिए। रिविजन मैराथन ये भी मैंने आपको बताई थी, हर अटेम्प्ट के लिए रिविजन मैराथन यहाँ पे अपलोड करी जाती है, चैप्टर वाइज करी जाती है। तो मई 23 नवंबर 23 वहां तक के लिए तो अपलोड हो रखी है। अब आपका जो बैच निकल के आता है मई 24 वाला, वो भी यहाँ पे अपलोड होनी चालू हो जाएगी जैसे यहाँ पे चैप्टर्स खत्म होने लग जाएंगे। चैप्टर 1 खत्म होगा, उसकी मैराथन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दे दी जाएगी। ओके, एफएक्यूज मैंने आपको बताया था ना, पीडीएफ में ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं, कितने सब्जेक्ट देने चाहिए, पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें वगैरह वगैरह, उनमें मेरा टेक क्या निकल के आता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। तो कोशिश करके थोड़ा टाइम निकाल के 15-20 मिनट निकाल के ये डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और अकेले टैक्सेशन में नहीं करेगा, पूरे के पूरे कोर्स में करेगा। तो टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। ओके, वापस आते हैं। अगला ये क्या है, ये बाबा रणछोड़ दास का फॉर्मूला है जो कि यूज करके आप इंश्योर कर सकते हैं दैट मैंने आपको जो बोला था चीज़ें आपको टाइम टू टाइम रिकैपिचुलेट करते रहनी है, ताकि सिलेबस कंप्लीट होने तक सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, लर्न हो जाए। और ये ना हो कि सिलेबस कंप्लीट होने के टाइम पे आपके दिमाग में है कि यार मैंने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था। मतलब चैप्टर 1 पढ़ाने के टाइम पे तो मुझे पता है आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन हो जाएंगी, चैप्टर 1 में क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। लेकिन मजे की बात क्या है, चैप्टर 15 चैप्टर 16 जब हमारा कंप्लीट हो रहा हो तब भी आप रिटेन कर पा रहे हैं क्या कि चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था। 4 महीने ये कोर्स खत्म होने के बाद क्या उस टाइम पे भी आप रिटेन कर पा रहे हैं चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। अगर वो कर पा रहे हैं तभी जाके एग्जाम के अंदर आप प्रोड्यूस कर पाएंगे जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था क्लास के अंदर। अदरवाइज होगा क्या, यहाँ पे बहुत मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर पेपर में जाके वही चीज़ आप पेपर के अंदर नहीं लिख के आ पाते जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। सो फॉर यू टू बी एबल टू रिटेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, मॉड्यूल में पढ़ाई जाएंगी, आपको क्या करना है, छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, फॉलो करिएगा। जितने भी आपके पेपर निकल के आते हैं जो भी आपको क्रैक करने हैं सब में हेल्प करेगा। तरीका है क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया तो उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। और मेरा ये पॉइंट लिख के ले लीजिए आप, अगर आपने इसको 20-25 डेज भी फॉलो कर लिया, जुडिशियसली फॉलो कर लिया, और कहीं पे भी आपने यहाँ पे ये आलस नहीं करा कि भाई आज घूमने जा रहा हूँ रहने देता हूँ उसको, कल कहीं इधर जाना है उधर जाना है, सोया लेट था रहने देता हूँ, अगर आपने ये वाला काम नहीं करा, आपने इसको अच्छे से फॉलो करा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आप इसको छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा। और बेनिफिट मेजरली क्या देगा, आपका कोर्स कंप्लीट होने तक, ये टैक्सेशन की जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक 3 से 4 बार आप क्लासेस के साथ रिवाइज कर जाएंगे पूरे के पूरे कोर्स को। यानी कि मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, वो पढ़ाने के साथ साथ अलग से आप 3-4 बार रिवाइज कर जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आप इसको लर्न भी कर बैठेंगे। ये नहीं होगा कि पहले क्लासेस कंप्लीट हो, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप लर्न करना चालू करें,
वो करेंगे तो भाई 3 महीने लग जाएंगे, 3 साढ़े 3 महीने पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट होने में लगेंगे। तब तक अगर आप लर्न करने को चालू ही नहीं करेंगे, प्रोसेस को चालू ही नहीं करेंगे, तो तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी, 3 साढ़े 3 महीने तक। और वो 3.5 महीने के बाद जब आप लर्न करना चालू करेंगे कि चलो अब लर्न करना चालू करता हूँ, आपको याद ही नहीं होगा चैप्टर 1 में पढ़ा गया था, चैप्टर 2 में पढ़ा गया था, 3 में पढ़ा गया था। तो वो सिचुएशन नहीं आए उसके लिए क्या करना है, साथ साथ आपको लर्न करना है। कैसे करना है अब वो देखना चालू करिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ले डाउन करके दिखा रखा है कि ये मेरा डिवाइस करा गया 1/4 रूल है क्या। इसने मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प करा था रैंक फेच करने में, आपको भी हेल्प करेगा रिटेन करने में। मैंने जिन भी सब्जेक्ट्स के अंदर इसको फॉलो करा उनको रिटेन करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। एंड आई वोंट लाई, मैं सारे सब्जेक्ट के अंदर नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे डिफरेंस पता भी है कहाँ पे ये चीज़ मुझे हेल्प कर पा रही थी, कहाँ पे नहीं कर पा रही थी। एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो मुझे पता है ये वाली चीज़ काम कर जाती है अगर आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो। करके देखिएगा, नहीं फायदा कर रही हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने पे, मेरी मान के कहीं ना कहीं 20 to 25 डेज उसको फॉलो कर लीजिए। उतना भी नहीं करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ आपको बेनिफिट कर रही है नहीं कर रही है। ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ फायदा करेगी। अभी है क्या उसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल डेज बना के दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पल के लिए हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए, डेली बेसिस पे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी के बारे में बात करिए, चाहे क्लासेस के बारे में बात करिए, जितने भी टाइम के लिए कोई नई चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखिए। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मेरी 2 क्लासेस होती हैं, 3 3 घंटे की होती हैं, डेली होती हैं, तो 6 घंटे में नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ। करेक्ट। आज कुछ भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मौज करिए। आज तो आपने पढ़ाई है तो आज ही पढ़ के आज ही भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। इतना भी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली चीज़ नहीं निकल के आती हमारे साथ, ह्यूमंस के साथ। तो आज मत करिए कुछ भी रिवाइज। कल क्या करना है, कल आपको जो भी पिछले दिन पढ़ाया गया था वो रिवाइज करना है पूरा का पूरा। तो आपको दिखेगा ये 45 मिनट्स में कैसे रिवाइज हो सकता है। अगर 6 घंटे टीचर ने लगाए हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे 3 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे तो लगेंगे, नहीं लगेंगे। ट्राई करके देख लीजिएगा। क्यों, अभी मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आप देखिएगा रफली हमें 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में हो चुके हैं। मैंने आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई है ना, ये जितनी चीज़ें आपको अभी तक बताई हैं, पढ़ाया तो अभी तक कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको जल्दी से गो थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी तक तो चलिए हमने पढ़ाई नहीं करी, मैं आपको पढ़ाने भी लग जाऊंगा ना, तो डेडिकेटेडली कोई भी लेक्चर में जो चीज़ें मैं आपको 2 घंटे में बता रहा हूँ वो आपको जल्दी से गो थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्यों भाई इतना कम टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि बोलने में पहली बात ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं जल्दी हो जाती है, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ तो उस चीज़ में टाइम लगता है। दूसरी चीज़, अभी जब मैं आपको बोल बोल के कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी प्रोविजन आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे बहुत डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझानी पड़ रही है, स्क्रैच से आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि आपने उस प्रोविजन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड, एक बार मैंने आपको बता दिया, वो पहले बार की जो मेहनत है, वो पहले बार की मेहनत मैंने आपके साथ कर ली कि ये प्रोविजन आपको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने आपको बता दिया कि भी इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए। अब जब भी आप इसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में है, उसका मीनिंग आपके दिमाग में है, और आज ही आपको बताया गया, अगले ही दिन आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो बेसिकली कोई भी प्रोविजन आपको बताने में अगर मुझे 20 मिनट लगे हैं, 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करा जा सकता है अगर अगले ही दिन रिवाइज कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप ये चीज़ देखेंगे, ट्राई करके देख लीजिएगा। 6 घंटे का अगर लेक्चर निकल के आता है, 45 मिनट्स के अंदर आप इसको ईजिली रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले दिन का कोई ना कोई लेक्चर हुआ था, 2 लेक्चर हुए थे, 45 मिनट्स के अंदर इनको रिवाइज करा, पहले दिन की रिविजन हो गई है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मुझे कुछ और भी पढ़ा दिया गया, तो अब ये 6 घंटे 6 घंटे 12 घंटे का कंटेंट हो गया। अब क्या करा जाएगा, अब मुझे 1.25 आवर्स लगाने हैं। ये 1.25 आवर्स क्या है और ये 1.5 आवर्स क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको कह रहा था ना स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तरीका, एक बार समझ लीजिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये नहीं समझा या फिर ये नहीं अप्लाई करा तो जो आपके साथ प्रैक्टिकली होने वाला है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीज़ें दिमाग से निकलने लग जाएंगी, और फिर उसको रिटेन कैसे करना है, इतने सारे सब्जेक्ट में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिवाइज कैसे करनी है, लर्न कैसे करनी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। पहले दिन 6 घंटे पढ़ा था, 45 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया। अब दूसरे दिन मुझे कुछ और नया पढ़ा दिया गया है टीचर्स के द्वारा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 6 घंटे में पढ़ा था वो 45 मिनट में रिवाइज कर दूंगा, पर यहाँ तो 1.25 आवर्स लेके हैं। अच्छा, पहले 1.25 आवर्स मिनट्स में कितने होते हैं, मिनट्स में ये होते हैं 75 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट। ये क्या सोच के लिखा है, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, पिछले दिन आपको जो भी पढ़ाया गया था, पहली बार पढ़ाया गया, और मैंने आपको क्या बताया, पहली बार जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर 6 घंटे का पढ़ाया गया है तो वो रिवाइज करने में रफली 1/8 इतना आपको टाइम लगेगा, 1/8 ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। तो 45 मिनट के अंदर आप इसको रिवाइज कर जाएंगे। अगेन यहाँ पे कुछ नया पढ़ाया गया है, पहली बार रिवाइज कर रहा हूँ, कितने टाइम में रिवाइज करूंगा, 45 मिनट में। लेकिन अब ये भी तो रिवाइज करना है जो मुझे यहाँ पे पढ़ाया गया था, ये एक बार रिवाइज करके नहीं छोड़ देना,
डेली जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपको 3-3 बार रिवाइज करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहली बार मैंने पढ़ा है यहाँ पे, ये मैं अगले ही दिन जब रिवाइज करूंगा मुझे कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट लग जाएंगे। यही कंटेंट जब मैं दोबारा सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स, यही सेम चीज़ रिवाइज करने में। और यही चीज़ जब मैं तीसरी बार रिवाइज करूंगा थर्ड डे पे जाके, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, अगेन 15 मिनट। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मत सोचिएगा मैथमेटिकल फिगर्स हैं एग्जैक्टली 30 मिनट लग रहे हैं, एग्जैक्टली 15 मिनट लग रहे हैं। ये टेंटेटिव टाइमलाइंस है, तो मोटे मोटे तौर पे इतने में हो जाएगा। 1/4 रूल, ये नाम क्यों रखा गया है? ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि डेली आप जितने भी टाइम लगा के पढ़ रहे हैं ना, उतने टाइम का 1/4 अगर आप रिविजन के लिए देने लग जाएंगे, तो आप इंश्योर कर लेंगे दैट बैच के दौरान 3 से 4 बार आप सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर जाएं और लर्न भी कर जाएं। तो अगर मैं डेली 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप 1.5 घंटे रिविजन के लिए दे दीजिए। 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं करिए, लेकिन 1.5 घंटे की रिविजन मैंडेटरी है। ये अवॉइड नहीं करनी है आपको कि मैं पढ़ाई करता रहा हूँ, क्लासेस कंप्लीट करता रहा हूँ। लोग ये डिल्यूजन में जी रहे होते हैं कि हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली, हम डेली बेसिस पे ना 2 की जगह 3 क्लासेस देखेंगे, 4 देखेंगे, और 6 महीने में जो क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए थी 3 महीने में कर लेंगे। फिर हमारे पास 6 महीने बचे होंगे एग्जाम देने के लिए, वहां पर रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, लर्न करेंगे, और सब कुछ करने के बाद रैंक लेके आ जाएंगे। कभी भी नहीं आएगी, लिख के ले लीजिए मुझसे। क्यों? आप दिन में बैठ के 12 घंटे क्लासेस देख रहे हैं, और देख देख के आपने पूरा का पूरा बैच कंप्लीट कर लिया, और बैच के दौरान लर्न करने की कोशिश ही नहीं करी। इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे, चीज़ें दिमाग में रिटेन कैसे होंगी? तो आपको कभी भी ये नहीं करना कि पढ़ाई पे पढ़ाई करते गए और रिविजन करी ही नहीं। आपको हमेशा क्या करना है, जितना भी डेली बेसिस पे कुछ भी नया पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी करके, चाहे कोई भी टीचर के द्वारा, कोई भी क्लासेस से, उसका 1/4 आपको टाइम देना ही देना है। क्या करने में? रिविजन करने में। अगर आप ये दे पा रहे हैं, ये भी कर पा रहे हैं, रिविजन में भी टाइम दे पा रहे हैं, तो आप लिख के ले लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रोवाइडेड आप चीज़ों को समझ रहे हो एंड देन लर्न कर रहे हो, और उसके बाद जो जो आपको बताया जाएगा बैच के दौरान वो भी कर रहे हो। तो खैर, 1/4 टाइम देना कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ा है, ये मुझे अगले ही दिन रिवाइज करने में कितना लग रहा है टाइम, मोटे मोटे तौर पे 45 मिनट। सेकंड रिवीजन जब करूंगा इसी की, तो यहाँ पे लगेगा 30 मिनट का टाइम, और थर्ड रिवीजन जब इसी चीज़ की करूंगा तो यहाँ पे लगेगा 15 मिनट्स का टाइम। अब देखिए होगा क्या। ये मैंने यहाँ पे पढ़ा, 45 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिया, अगले दिन मुझे कुछ और नया ये भी पढ़ा दिया गया। तो अब थर्ड डे पे क्या हो रहा है, थर्ड डे पे मेरे पास 2 चीज़ें हैं रिवाइज करने की, ये भी और ये भी। ये जो रिवाइज कर रहा हूँ, ये पहली बार रिवाइज कर रहा हूँ, पहली रिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, मोटे मोटे तौर पे 45 मिनट्स इसको रिवाइज करने के लिए लग गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है, ये रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, ये रिवाइज करने के लिए लगेंगे मेरे 30 मिनट्स, और ये रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लगेंगे 45 मिनट्स। दोनों एडअप करके कितने हो जाते हैं, 75 मिनट्स, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 1.25 आवर्स। अगेन ट्रांसलेट करना चाहूँ तो 1 आवर 15 मिनट्स। ये समझ रहे हैं ये वाली फिगर कहाँ से आ रही है। एंड फाइनली यहाँ से आपका वो पैटर्न आपको देखना शुरू हो जाएगा कि 1/4 टाइम आप लगा रहे हैं। 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ाई, 1.5 घंटे रिवाइज, और 1.5 घंटे में क्या हो रहा होगा, पिछले 3 दिन में जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो रहा होगा हर 4th डे पे। तो यहाँ पे बेसिकली 1.5 घंटे के अंदर इसकी बाइफर्केशन क्या होगी, 1.5 घंटे की। ये 6 घंटे में जो भी पढ़ा था वो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ 15 मिनट में। क्यों? 2 बार यहाँ पे ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ। यहाँ पे जो भी पढ़ा था वो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर चुका हूँ, अब 30 मिनट्स में हो जाएगा। और यहाँ मैंने जो भी पढ़ा था वो बिल्कुल ही फ्रेश है, तो और अभी तक एक बार भी रिवाइज नहीं कर रखा, तो वो रिवाइज करने के लिए मुझे कितना टाइम लगने वाला है, 45 मिनट्स। मैंने वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा रखी है। देखिए, डे 4 पे 1.5 घंटे जो लगाए जा रहे हैं वो क्या करने के लिए लगाए जा रहे हैं, डे 3 पे जो भी पढ़ा है अभी तक एक बार भी रिवाइज नहीं करा, वो इतने टाइम में रिवाइज करा जा रहा है। डे 2 पे जो भी पढ़ा है, जो एक बार रिवाइज हो चुका है, वो इतने टाइम में रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार रिवाइज कर चुका हूँ मैं, एक बार क्लास में पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर चुका हूँ, अब इतने टाइम में ही हो जाएगा। डे 1 पे जो पढ़ा था वो यहाँ पे पढ़ भी लिया, यहाँ पे एक एक बार रिवाइज भी हो गया, अब तीसरी बार यहाँ पे रिवाइज करने में इतना ही टाइम लगने वाला है। तो ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा। डेली 6 घंटे पढ़ाई करिए, 1.5 घंटे रिवाइज करिए, 1.5 घंटे का किसी दिन 1 घंटे हो जाएगा, किसी दिन 2 घंटे हो जाएगा। द पॉइंट इज, पिछले 3 दिन में जो भी पढ़ा है वो मुझे चौथे दिन पे रिवाइज करना ही है। अब यहाँ पे अगर आप रिवाइज करने के बारे में बात करेंगे, तो इन 1.5 घंटे में मैंने यहाँ पे जो जो पढ़ा होगा वो रिवाइज होगा। इस 1.5 घंटे में मैंने यहाँ पे जो जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो कर लिया, क्लास में एक बार आपको पढ़ा दिया गया है, 3 बार आपने खुद रिवाइज कर लिया होगा हर क्लास को, एंड 1/4 टाइम दे के 4-4 बार बैच के दौरान आप पढ़ चुके होंगे। और ये अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी बहुत डिजास्टर्स होती है, बाद में जाके स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि पहले बैच कंप्लीट कर लो, बाद में जाके रिवीजन करेंगे, बाद में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को लर्न करेंगे। कभी मत करिएगा, पैसे बर्बाद कर रहे हैं अपने और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंटली।
टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की कदर करेंगे तो ये कोर्स को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला, बहुत आसान हो जाएगा। टाइम की कदर नहीं करेंगे तो कल को जाके आपको ये चीज़ पिंच करेगी, और उस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, बोथ ग्रुप की जगह एक ग्रुप दे लेता हूँ। एक ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ रहे होंगे टैक्सेशन में, सर ये छोड़ूं वो छोड़ूं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता, कोई टॉपिक भी नहीं बोल सकता मैं कि ये टॉपिक तो पेपर में आएगा ही नहीं, छोड़ के चले जाओ। कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। ये बीकॉम के एग्जाम्स नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स नहीं है कि पैटर्न फॉलो करेंगे एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन अपने लिए लेके ही मत आइएगा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी, स्टार्टिंग में चीज़ें लर्न नहीं करी, एंड में टाइम की कमी पड़ रही है और अब आपको कट डाउन करना पड़ रहा है। तो खैर, अब नोटिंग कर लीजिएगा। पूरे बैच में ना ऐसी मल्टीपल चीज़ें निकल के आएंगी जहाँ पे मुझे आपको नोटिंग करवानी होगी। मैं स्क्रीन आपके सामने रख दूंगा, पॉज करने के लिए बोलूंगा आपको। आप कोई ना कोई डिवाइस पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, स्क्रीन को पॉज करिएगा, नोटिंग करिएगा, और नोटिंग करने के बाद आगे बढ़िए, लेक्चर को आगे बढ़ाइएगा, प्ले करिएगा। तो पॉज करिए, ये नोटिंग करिए, ऐसे ही पॉज करिए, ये नोटिंग करिए। ये शायद हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है चेंज हो गया हो। अगर आपको टेक्निकल टीम का नंबर चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी इशू निकल के आ रहा है, सीधा हमारी टीम को मैसेज करिए। वो जो आपको नंबर बताया गया था 8929737672 पे व्हाट्सएप करिएगा, टीम आपको रिप्लाई करके बता देगी, जो भी आज के टाइम पे नंबर होगा। ये नंबर को इग्नोर करिएगा। ओके, अब नोटिंग में एक और क्वेश्चन निकल के आता है, नोटिंग कहाँ पे करनी है, बुक में करें? नहीं, बुक में कोई भी जगह नहीं नोटिंग करने की। आप अलग से एक रजिस्टर बनाइएगा, और जो जो नोटिंग आपको बुक के अंदर भी मुझे करवानी होगी, छोटी मोटी नोटिंग है बुक के अंदर करिएगा, लेकिन काफ़ी बार बड़े बड़े चार्ट्स में आपके बनवाऊंगा, एनालिसिस आपको करवाऊंगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग से आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। वो बनाइएगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे नोटिंग करनी है, क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे करनी है, पेपर से पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए क्या बताया जा रहा है, अलग रजिस्टर बनाइए, वहाँ पे नोट करिए, और ये कोशिश करके अकेले टैक्सेशन के अंदर फॉलो मत करिएगा। जितने भी पेपर में कर सकते हैं करिएगा, आपको ये फायदा पहुंचाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में ट्राई करके देख लीजिएगा, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के अंदर मत फॉलो करिएगा, क्लासेस करते जाइए और कंप्लीट करने के बाद लर्न करने की कोशिश करिएगा। और मेरे वाले सब्जेक्ट में एटलीस्ट ये फॉलो कर लीजिएगा और क्लासेस के साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा, आपको फर्क फील हो जाएगा। बट आई वुड एडवाइज, ये फर्क के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, हर एक में इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट करेगा। चलिए, तो ये तो हो गया 1/4 रूल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एंड विद दिस आई थिंक बैच के बारे में मुझे आपको जो भी बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि प्रोबेबली 20 लेक्चर्स इनटू द बैच आपका कोई ना कोई दोस्त या फिर कोई ना कोई इंसान आपको मिलता है जो किसी और टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो कोई और मटेरियल को रेफर कर रहे हैं, और आप वो मटेरियल को देख के सोचने लग जाते हैं कि यार एक बार ये भी देख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी कवर कर रखी हो जो कि हमारे मटेरियल में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझ पे भरोसा करके आप मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, तो वो ही भरोसे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने डिटेल में आपको बताया है कि मटेरियल क्या सोच के बनाया गया है, उसमें क्या काटा गया है क्या नहीं काटा गया है। कुछ भी नहीं काटा गया, सब कुछ कवर करा गया है, अकेले क्वेश्चंस को हटाया गया है, और जो क्वेश्चंस हटाए गए हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे, आईसीआई के स्टडी मैट से करवाए जाएंगे। तो वो चीज़ें जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इसी मटेरियल से पढ़ाई कर लो, आईसीआई के मटेरियल को बंद करके रखो, खत्म बात। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उस मटेरियल को बंद क्यों रखना है, यहाँ से पढ़ाई क्यों करनी है, वो मैं नहीं चाहता कि आप ब्लाइंड फेथ करिए मुझ पर। मैं जो भी करूंगा आपको बता के करूंगा और आपके साथ शेयर करके करूंगा। जितना ट्रांसपेरेंट मैं आपके साथ होऊंगा उतना ही ज़्यादा भरोसा मुझ पर कर पाएंगे। तो ये भरोसा जीतने के लिए जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनकी बेसिस पे भरोसा करिए, एंड देन इधर उधर डगमगाइएगा मत। मेरी मान के अब क्या करिएगा, अब आपको जो भी टाइम मुझे देना है बैच के अंदर वो टाइम मुझे दीजिए, मुझे सब कुछ आपको पढ़ाने दीजिए। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जीएसटी का, इनकम टैक्स का, तो जैसे ही जीएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं खुद आपको बोलूंगा आईसीआई का स्टडी मैट खोलिए, और खोल के एक एक प्रोविजन जो भी निकल के आता है रीड करिए, बिंदास रीड करिए। कहीं पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलने वाली, जितने भी प्रोविजन वहां पे होंगे जैसे होंगे एग्जैक्टली आपको मेरे मटेरियल के अंदर मिलेंगे। हाँ, होने को ये हो सकता है कि कोई चीज़ उनके मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में हो, मेरे मटेरियल के अंदर चैप्टर नंबर 6 में हो। ये एक ऑथर का कहीं ना कहीं एक लिबर्टी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे उनको बेटर लगती है, कि स्टूडेंट को कहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। कुछ चीज़ें उन्होंने क्या कर रखी हैं, चैप्टर नंबर 1 में दे रखी हैं, जो कि डिस्कस आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में होती है। तो चैप्टर नंबर 1 के टाइम पे अगर आपको वो चीज़ें पढ़ा दी जाए जो कि इन्होंने अपने खुद के मटेरियल में चैप्टर 1 में दे रखी हैं और डिस्कस आगे जाके कर रखी हैं, तो कुछ नहीं होगा, आप बस कंफ्यूज होने वाले हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्या और ये क्यों पढ़ा। तो काफ़ी बार मैंने भी क्या कर रखा है, छोटे छोटे टॉपिक जो भी निकल के आते हैं, जो मुझे सिस्टमैटिकली लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे होंगे कि अगर ये आगे पढ़ाए जाएं या ये पहले पढ़ाए जाएं, उनके ऑर्डर को मैंने ऊपर नीचे कर रखा होगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर रखा। ये नहीं कि उन्होंने कोई भी टॉपिक के अंदर चीज़ें दे रखी हैं मैंने हटा दी हैं, या फिर मैंने मॉडिफाई कर दी है, मैंने कट डाउन कर दी, मैंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया, वो कभी भी नहीं होगा। जो सिलेबस वहाँ पे है वही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, और बता दिया जाएगा कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, ये पेपर के अंदर लिख के आपको नहीं आना है। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर में लेक्चर्स को देखते जाइए, मजे आएंगे।
वो मेरी गारंटी है। ठीक है जी, चलिए। आई थिंक वीव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द बैच कि बैच के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, आई होप इससे कॉन्फिडेंस आपको आ गया हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ाई चालू करनी है। तो पढ़ाई को चालू करेंगे, लेकिन पढ़ाई चालू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैं आपको हल्का सा एक बार बैच के बारे में आइडिया दे भी देता हूँ। हमारा जो बैच होने वाला है वो रफली 3 साढ़े 3 महीने चलने वाला है। और ये बैच के अंदर हम क्या करेंगे, डेली हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे रफली 2 से लेकर 2.5 घंटे के बीच में होने वाले हैं, और हर लेक्चर को 2 पार्ट में स्प्लिट करा जाएगा। बीच में एक ब्रेक आएगी। ब्रेक से पहले का पार्ट होने वाला है 1 से 1.5 घंटे के बीच का, ब्रेक से बाद का पार्ट होने वाला है 1 से 1.5 घंटे के बीच का। ब्रेक 2 रीजन से डाली जा रही है। पहला, मेरे गले को थोड़ा आराम मिल जाए, बोल बोल के बैंड बज जाती है, मोनोलॉग है, और मोनोलॉग के अंदर गले पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है। तो मेरे गले को भी थोड़ा आराम मिल जाए, और उसके साथ साथ आपके दिमाग को भी थोड़ा आराम मिल जाए। अभी तो खैर हमने पढ़ाई की बात नहीं करी, जब पढ़ाई की बात करने लग जाएंगे टेक्निकल प्रोविजंस आएंगे, और कितना ही मजे लेके हम पढ़ लें वो टेक्निकल हैं, तो दिमाग के लिए उनको प्रोसेस कर पाना, रिटेन कर पाना, वो भी एक थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक बार में आपको 2-2.5 घंटे का लेक्चर नहीं दिया जाए, 1-1.5 घंटे का लेक्चर दिया जाए, ब्रेक लें, उसको रिकैपिचुलेट करें, अभी क्या पढ़ा, सांस लें, थोड़ा खाना पीना खा लें, चाय पानी करना है वो कर लें, और उसके बाद दोबारा 1-1.5 घंटे का जो रिमेनिंग पार्ट निकल के आता है वो करें। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं, और फाइल्स जो भी बन के आएंगी, जो आपको डाउनलोड करनी होंगी देखने के लिए, वो भी थोड़ी छोटी हो जाती हैं कंपैरेटिवली। आसान होगा उनको डाउनलोड कर पाना, प्ले कर पाना। तो हर लेक्चर डेली बेसिस पे जो भी हमारा होने वाला है 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। आपको ऑर्डर वाइज नंबरिंग में सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लेक्चर 1 है तो उसकी नंबरिंग क्या होगी, जीएसटी चैप्टर 1 पार्ट 1। ऐसी अगला पार्ट जो होगा, जीएसटी चैप्टर 1 पार्ट 2। आपको ये पता है कि ये ब्रेक के पहले वाला ये रहा, ब्रेक के बाद वाला ये रहा। फिर अगले दिन जो हमारा लेक्चर होगा, जीएसटी चैप्टर 1 पार्ट 3, जीएसटी चैप्टर 1 पार्ट 4। जब तक चैप्टर 1 चलता रहेगा नंबरिंग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी, चैप्टर 2 चालू हो जाएगा तो पार्ट 1 से दोबारा नंबरिंग आपकी चालू हो जाएगी। अच्छा, एक और काम करिएगा, डेली बेसिस पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आप चाहें तो मटेरियल के अंदर ही नोट कर सकते हैं कि जीएसटी C1 P1, ताकि आपको पता रहे पेज नंबर 1 से लेके 3 तक हमने चैप्टर 1 पार्ट 1 ये वाले लेक्चर के अंदर कवर करा था। फिर पेज नंबर 3 ऑनवर्ड्स मान के चलिए पार्ट 2 के अंदर हम कवर कर रहे हैं, तो वहां पे भी नंबरिंग कर दीजिएगा। होगा क्या, कल को जाके आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 60 पे मान के चलिए कुछ ना कुछ पढ़ाया गया था, भूल गए, दोबारा लेक्चर को देखना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा कौन से लेक्चर के अंदर ये वाली चीज़ मुझे पढ़ाई गई थी, एग्जैक्टली पता होगा। तो वो नंबरिंग करना चाहते हैं कर लीजिएगा, आई वुड एडवाइस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 3-3 व्यूज प्रोवाइड करे जा रहे हैं हर लेक्चर के। 3 व्यूज इसीलिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कभी भी बैठ के आप पूरा लेक्चर दोबारा देखेंगे। अगर आपने अभी ये वाले लेक्चर पूरा का पूरा ढंग से देखा है तो पूरा लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत कभी भी नहीं आएगी। बट इट मे सो हैपन दैट 3 महीने 4 महीने बाद कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोविजन है जो आपको याद आ रहा है कि हमने डिटेल में पढ़ा था क्लास के अंदर, लॉजिक बताए गए थे, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ लेक्चर वाले वो पार्ट को जहाँ पे ये सेक्शन एक्सप्लेन करा गया था। तो वो कर पाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से पता रहेगा कि कहाँ पे क्या डिस्कस करा गया था, तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद सीधा पढ़ाई चालू करेंगे। जीएसटी वाला हमारा जो मटेरियल निकल के आता है वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे और सिलेबस को चालू करेंगे। टेक अ ब्रेक।